गुड इवनिंग मेरे प्यारे से सैनियों रसगुल्लो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप क्लास के लिए तैयार थे। साथ में ही जो आपकी लास्ट फ्राइडे में क्लास हुई थी लगभग 45 मिनट की हुई थी। अब आपका भी आज सोमवार में आप देखें, कल मंगल बुध पेपर है आपके, तो आपका जो ये पूरा रजिस्टर है ये आपका सैटरडे पे स्कूल ऑफलाइन वालों को चेक होगा। फ्राइडे और सैटरडे 2 दिन चेक होगा। और अगर जिनका रजिस्टर सैटरडे की सुबह मॉर्निंग में कंप्लीट नहीं पाया जाता है तो अगले सैटरडे में होने वाली पेरेंट्स मीटिंग में उनका इलाज उनके माता पिता के सामने करवाया जाएगा। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि आप डेली क्लास देखते होंगे और लिखते होंगे। और अब मैंने एक विचार किया है कि एक क्लास है 7:30 पे अपलोड करता हूँ, रात में 10 बजे तक हटा दिया करूँगा। जिनको पढ़ना होगा वो टाइम टू टाइम पढ़ लेंगे। वैसे जिसको विचार अच्छा लगा हो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आप लोग देख नहीं रहे हैं क्लास। चलिए देखते हैं। हमने आपको शायद अवस्थाएं पढ़ाए थे, ठोस द्रव गैस, और इसके पहले हमने यौगिक और मिश्रण में पढ़ाया था। 2 अवस्थाएं रह गई थी, इनको देख लेते हैं। और इसके बाद आपका जो भी प्रश्न हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में दिया करो। और पढ़ते रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, खुश रहो। चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं। और क्लास आपकी 20 मिनट की होगी या 15 से 20 के बीच में होगी। इससे बड़ी क्लासेस जितने दिन आपके पेपर रहेंगे नहीं होगी। 45 मिनट की क्लास इसलिए हुई थी क्योंकि आपकी 2-3 दिन की छुट्टी थी। चलिए पढ़ते हैं। पदार्थ की सबसे गर्म अवस्था जो प्लाज्मा होती है, हेडिंग लगाइए प्लाज्मा। पदार्थ की ये सबसे गर्म अवस्था होती है। ये समझ लो जो सूर्य है ना वो प्लाज्मा अवस्था में ही होता है, दहकता है। प्लाज्मा एक विशेष रंग की चमक होती है। जो प्लाज्मा होता है इसमें एक विशेष रंग की चमक होती है। सूर्य में चमक होती है, हमारे तारों में चमक होती है। जहाँ पर भी प्लाज्मा होगा वहाँ चमक होगी। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। तो भाई जो प्लाज्मा है नंबर बाई नंबर लिखना हो, 1 नंबर 2 नंबर। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी बच्चे क्या होती है, चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। जो उच्च तापमान है उसके कारण ही तारों में क्या होता है, प्लाज्मा बनता है। मतलब जो प्लाज्मा होता है हाई टेम्परेचर होता है, इससे टेम्परेचर तक पहुंचना। अब आप कहोगे गुरु जी होता कैसा है, तो प्लाज्मा आप समलाई के देख सकते हैं। जैसे बिजली का कड़कना देखा होगा, प्लाज्मा बॉल देखा होगा, नाभिकीय विखंडन, ये आपका नहीं है। ये नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन चीज़ें इंटर में आप पढ़ेंगे, तो अभी आप नहीं समझिएगा। सूर्य तथा तारों में ताप की अपक्रिया, ये भी उसे वेल्डिंग के दौरान देखिए आप वो लाइट जैसे वेल्डिंग करवाओ लोहे में करते हुए शीशा लगा के वो चमक होती है। लेजर द्वारा उत्पन्न की गई ऊष्मा, ये सारी कौन सी अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था होती है। चलिए आगे देखते हैं बच्चा। प्लाज्मा अवस्था को प्राकृतिक और अप्राकृतिक, अच्छा अप्राकृतिक, यहाँ प्राकृतिक करिए, अप्राकृतिक, इसको देखो अप्राकृतिक ऐसा लिखा जाता है, अप्राकृतिक। प्राकृतिक के आगे आ जोड़ दो, अप्राकृतिक दोनों में उत्पन्न किया जा सकता है। प्राकृतिक और अप्राकृतिक दोनों में उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था बहुत उच्च ताप की अवस्था होती है। जैसे प्राकृतिक अप्राकृतिक दोनों रूप में पाया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। प्लाज्मा की वजह से ही सूर्य और चांद और सूर्य, अरे माफ़ कीजिए, सितारे मतलब जो तारे होते हैं आपके, और सूर्य चमकता है। चांद में इतनी ऊष्मा नहीं होती, शीतलता होती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसन, पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था, बिल्कुल इतना ठंडा, ये मतलब एक आदर्श टेम्परेचर होता है ठंडक में। इसकी खोज 1920 में हुई थी। ये आप सोचे हो सर जी काहे पढ़ा रहे हैं, बाबू परेशान हो, क्लास 9th के टॉपिक में देख लेना ये चीज़ें दी हैं। क्लास 9th कक्षा 9 की एनसीईआरटी का टॉपिक है। कहीं ये सोच रहे हो अरे हाई लेवल का, कोई हाई लेवल नहीं, क्लास 9th के देख लीजिए, दोनों चीज़ें दी हैं। कोई भी चीज़ आपको हाई स्कूल के लेवल की नहीं पढ़ाई जा रही। हाँ वो बात अलग है कि आप पढ़ेंगे नहीं तो बात अलग है, वरना अगर आपके आसपास कोई भी क्लास 9th का बच्चा, उससे कहिए एनसीईआरटी का बुक दीजिए, पढ़ लीजिएगा। उसमें एनसीईआरटी की बुक में आपको मिल जाएगा। और ये दूसरा या तीसरे पार्ट में है, देख लीज सकते हैं आप लोग। हम कल इसकी फ़ोटो भी लगा देंगे, अगली क्लास में दिखा देंगे। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्यनाथ बोस ने आइंस्टीन, मतलब इन्होंने बताया था, फिर आइंस्टीन ने इस पर सर्च किया था, तो इसको बोस आइंस्टीन कहा जाता है। ठीक है, ये खत्म हो गया अपना, और बकाया आपका और डिटेल आप अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब हेडिंग डालिए गलनांक। ये चीज़ें बड़ी याद करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी बुक्स में नहीं मिलती हैं। ये जो हम पढ़ा रहे बहुत छोटा है, ये लगता बहुत बड़ा है। इससे ही पूरी केमिस्ट्री और फिजिक्स बनी होती है। चलिए गलनांक क्या होता है, जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर
द्रव बन जाता है, वह इसका गलनांक होता है। समझिए, कोई ठोस है, उसको टेम्परेचर दिया और टेम्परेचर देखो पिघल गया, क्या हो गया? जैसे चीनी देखिए सॉलिड अवस्था में होती है। अगर चीनी को आपने कभी देखा हो गर्म करो बिना पानी के तो पिघलती है, कोई भी करके देख सकता है। तो वो कब पिघलेगी? जब उस टेम्परेचर, जैसे बर्फ़ है तो बर्फ़ जब तक फ्रिज में रहेगी नहीं पिघले, जैसे ही बाहर आएगी तो पिघल जाएगी, ठोस से द्रव में बनेगी। तो वह न्यूनतम कम से कम तापमान जिस पे पिघलना स्टार्ट हो जाता है, क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। इस परिवर्तन में पदार्थ का रासायनिक संयोजन नहीं बदलता। कहने का मतलब उसका रासायनिक जो संयोजन है, जो रासायनिक प्रवृत्ति है, रासायनिक गुण है, वो नहीं बदलता। जैसे शक्कर है, आप उसको पिघलाओगे शक्कर ही रहेगी। पिघलाना है, जलाना नहीं, याद रखना। मैंने कहा पिघलाना है। जैसे हटाओ, एक हालांकि उदाहरण गलत होगा, जैसे कभी देखा है आपने, उदाहरण सही नहीं है, मैं पहले बोल रहा हूँ उदाहरण सही नहीं है। जैसे कि घी है, लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन सर्दी के कारण वो जम जाता है, सॉलिड हो जाता है। उसको आप पिघलाते हो कि नहीं? पिघलाते हो कि नहीं? क्या उसके स्वाद में परिवर्तन होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। यही होता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जलाना एक अलग होती है, वो ज्वलन ताप होता है। वो क्या होता है? ज्वलन ताप होता है, जो क्लास 8th में है। ये गलनांक है, गल जाए चीज़। जैसे लोहा है, लोहे को गला दो, एक तो भयानक लाल रक्त तप्त हो जाता है, थोड़ा देर और पड़ाओ पिघल जाएगा। जैसे जो सोने के आभूषण बनते हैं, चांदी के आभूषण बनते हैं, तो इन्हें क्या किया था? सोने को पिघला के और सांचा होता है, उस सांचे में डाल देते हैं। अगला पॉइंट देखिए, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता। कहने का मतलब, जैसे चीनी है जल्दी पिघल जाएगी, लोहा है टाइम लेगा। तो ये जो उसके बीच में आकर्षण बल होता है, समय लेता है। क्या लेता है? समय। जितना अधिक समय लेगा, इसका मतलब उसकी अच्छी दोस्ती, बॉन्डिंग थी। दोस्ती ऐसे ही होनी चाहिए। बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन है। अब गुरुजी के क्या है? K4 केल्विन है। K4 लिख दीजिए, केल्विन। K4 केल्विन क्या है? K4 केल्विन है, ठीक है। गलन की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन भी कहते हैं। चलिए आगे। शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित तापमान पर पिघलते हैं, जिसे गलनांक मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, गलनांक बिंदु कहते हैं। भाई हर पदार्थ का अपना एक गलनांक बिंदु होता है। जैसे आपकी भी एक क्षमता होगी कि नहीं? कितनी देर पिट सकते हो, कितना खा सकते हो, कितना खेल सकते हो, कितना पढ़ सकते हो, कितना सोने की तो बात ही मत करो। ऐसे ऐसे कई विद्यार्थियों में मिथ थे, उनसे पूछे कितना सो सकते हो, कहते हम 20 घंटे सो सकते। तो यहाँ 4 घंटे से कभी नींद जाना नहीं आती, 5 कैसे लोग सो लेते हैं। अच्छा, अक्सर जो लोग सोते हैं ना, वो जीवन में कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। क्योंकि जो भी कामयाब आदमी होता है दुनिया में, याद रखिएगा, उसने अपने मन पे विजय प्राप्त की है। तो जो इंसान अपनी नींद पे काबू नहीं कर सकता, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हर इंसान को कामयाब होने के लिए 15 से 18 घंटे कार्य करना ही पड़ता है, वरना कामयाबी मिलेगी नहीं। मजदूर काम करता है 12 घंटे, वो भी कामयाब नहीं होता है। तो आप सोच रहे हैं कि आप मजदूरों की तरह काम करके कामयाब हो जाएंगे, तो कभी नहीं होंगे। आपको मेहनत करनी होगी 18-18 घंटे। और अगर अभी पढ़ाई नहीं की, समय निकल जाएगा और समय दोबारा आएगा नहीं। शायद ही आज की 29वीं क्लास है आपकी, 28 क्लास निकल चुके हैं, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनकी 28 में भी 14 क्लासों का याद नहीं होगा। इसकी भी कार्यवाही बहुत जल्द की जाएगी और नौ दुर्गा की पूजा के पहले, स्टार्ट होने के पहले याद कराया जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं हैं। पढ़ाई करिए, क्लासेस देखिए, पढ़ाई से ही सब कुछ होगा। आप जॉब कौन सी करते हैं डजंट मैटर है, किस जॉब में जाएंगे, किस क्षेत्र में जाएंगे, वो बात अलग है, लेकिन पढ़ाई ज़रूरी है। चलिए, बीच बीच में ये मोटिवेशन देना ज़रूरी है आप लोगों को। चलिए पिघलना भी कह सकते हो गलनांक को। एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है, ये ऊष्मा को शोषण करती है। शोषी मतलब सोखना। अब गुरुजी कैसे सूखती है? अरे भाई, आप किसी चीज़ को गर्म करोगे तो उसको ऊष्मा देनी पड़ेगी कि नहीं, तभी तो गर्म होगा। जैसे उदाहरण, ठोस बर्फ़ है, वो ठोस है, H2O पिघल कर पानी H2O बन, लेकिन वह फिर भी पानी ही रहता है, चाहे बर्फ़ लो और चाहे पानी लो, बात एक ही होती है। इसके रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन नहीं। तो क्लास 7th वालों के लिए एक मिल गया कि जो पिघलना है या गलनांक है, वो एक भौतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, ना कि रासायनिक परिवर्तन की है। तो आप कह सकते हो तो गुरुजी गलनांक में रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, भौतिक अवस्था भर का परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं बाबा। ये क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा। जैसे आप लोगों के गुप्त राज होते हैं,
ऐसे इसकी भी एक गुप्त ऊष्मा होती है। कह रहा है वायुमंडलीय दाब पर। अब गुरु जी वायुमंडलीय दाब क्या होता है? जो हमारा वायुमंडल है, जिसमें वायुमंडल समझते हो, हवाओं का एक मंडल है। मंडल मतलब आप समझ सकते हो घर है, आवरण है, क्या दाब, उसका प्रेशर है, P बराबर होता है F/A, वो हम आगे समझाएंगे। 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, कोई 1 किलोग्राम ठोस लीजिए, सॉलिड अवस्था वाला पदार्थ लीजिए, उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए, उसके गलनांक को क्या बदलना है? द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की, अच्छा वहाँ हमें शायद लगता है ऊपर संकलन बोलोगे, संकलन नहीं है, संगलन है, ठीक है, संगलन की प्रस्तुत या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। आप गुप्त लिख लीजिएगा, प्रसुप्त मत लिखिए, आपको कठिन शब्द हो जाए। संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात ये भी देखिए कि 0 डिग्री टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या 273 केल्विन, हमने कहा था 273.15, लेकिन उसे अप्रॉक्स 273 ही लिखते हैं। जल के कणों की ऊर्जा उसी ताप पर बर्फ के कारण ऊर्जा से अधिक होती है। ये एक अपवाद है, ठीक है। तो समझिए 1 किलोग्राम ठोस को, इसका सीधा सीधा क्या है, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रवावस्था में बदलना के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह ऊष्मा उसकी गलन की ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ हम शायद संकलन लिख गए हैं, अच्छा संकलन कर लीजिए था, ठीक है। आगे चलते हैं, शब्द सुधार लीजिएगा। ओ मिस टाइपिंग हो जाता है लिखते लिखते, भाई कितना लिखेंगे, लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तो कभी कभी हो जाती है। छोटी एरर के लिए हम क्षमा चाहते हैं, आप मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, क्षमा कर देंगे अपने गुरुजी को। चलिए क्वथनांक देखते हैं। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, अच्छा हिंदी कठिन लग रही होगी तो बॉइलिंग, बॉइलिंग माने होता है उबलना। एक उबलने का भी तो बिंदु होता है। देखो एक उबलना होता है बात अलग, एक वाष्पन होता है बात अलग। शब्दों को समझना, देखो गलनांक जो है वो पिघलना है, ना कि जलना। पिघलना, पिघल जाए कोई चीज़, जलाना नहीं है। घी से समझ लीजिए, सर्दियों में घी जमा होता है, आग पे ले जाते हैं, आग के ऊपर दिखाते हैं, पिघल जाता है, रोटी में बढ़िया से लगा के खाते हैं, ठीक है। उसको जलाते नहीं, और देर तक रखेंगे तो जलेगा, तो पिघलना है। ऐसे ये क्वथनांक है, बॉइलिंग, उबालना, पानी को उड़ा नहीं देना, उबालना पड़ते हैं। वह निश्चित तापमान, एक निश्चित टेम्परेचर होगा, बदलेगा नहीं, जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब, बाष्प मतलब समझ लीजिए बाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब भाई ये दाब क्या होते हैं, आपका फिजिक्स का टॉपिक है, वहाँ पढ़ा देंगे कि बराबर हो जाता है, जिससे वह उबलने लगता है और बाष्प में परिवर्तित। जैसे आप सब्जी देखे हैं, सब्जी उबलने लगती है, वो उबलेगी तब ठीक है, वो क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है। क्या है उसका? बॉइलिंग पॉइंट। सब्जी बनाए होगे, दाल बनाए होगे, कढ़ाई में बनाई है कि नहीं, सब्जी सब बनाते होंगे, तो बॉयल होने लगती कि नहीं, उबल गया, दूध बॉयल होता है, बॉयल हुआ तो ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ाओगे और उसे गैस को तेज करोगे, चूल्हे की आग को तेज करोगे तो चीज़ जलने लगेगी, क्या होगी, जल जाएगी, फिर वो उबलेगा नहीं, उड़ जाएगा, पानी होगा तो बाष्पीकृत पूरा हो जाए। सिर्फ हमें वो अवस्था लेनी है जहाँ पर उबले, बॉयल करे, वो होता है क्वथनांक। क्या होता है? क्वथनांक। तो वह निश्चित तापमान जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब आसपास के वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जिससे वह उबलने लगता है और बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। उबल के बाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पानी को बॉयल करते देखा होगा सब, नहीं कहते? डॉक्टर कहता है जब कभी आपको बीमार बुखार वगैरह आता है, बॉयल किया पानी पिया करो, उबला हुआ पानी पिया करो, वही बॉइलिंग पॉइंट है। तो जहाँ पानी उबलने लगे उस बिंदु को क्वथनांक बिंदु कहते हैं या क्वथनांक कहते हैं। परिभाषा लिख लीजिए आप, वह निश्चित तापमान जिस पर किसी द्रव का बाष्प दाब आसपास के वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, जिससे वह उबलने लगता है और बाष्प में परिवर्तित हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है। अर्थात दूसरी भी परिभाषा है, वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है, इसे क्वथनांक कहते हैं। ये लिख लीजिए, ऊपर की नहीं लिखना है, दोनों हमने सरल भी लिख दी, कठिन भी लिख दी। ऊपर वाली परिभाषाएं आप इंटर लेवल की है, नीचे वाली हाई स्कूल लेवल पे चल सकती है, और आपको जौन लेवल चलाना है वो चलाइए, आप मेरे शेर हो।
वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे इसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 बार लिख लिया। उदाहरण के लिए देखो, सामान्य वायुमंडलीय दाब पर पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। चलिए आइए, हिमीकरण, फ्रीजिंग, अंग्रेजी ये है हिमीकरण। हिम मतलब होता है बर्फ, बर्फ जमा देना, फ्रिज कर देना, फ्रीजिंग, किसी चीज को फ्रिज में रख देना। चलो अब देखते हैं क्या होता है। आप अपनी देसी भाषा समझिए, पढ़ते हैं पहले। चलो आप नीचे आओ। रसायन विज्ञान में फ्रीजिंग या हिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव ठंडा होने पर अपनी अवस्था को ठोस में बदल देता। कोई लिक्विड है, ठंडा होगा, ठोस में बदल जाएगा। ठीक है। इस प्रक्रिया में वह तापमान जिस द्रव में जम जाता है, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसका हिमांक बिंदु या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। इस तापमान पर द्रव और ठोस अवस्थाएं संतुलन में से अस्तित्व में होती हैं। ठीक है। गुरुजी कहना क्या चाह रहा है हमको तो समझ में नहीं आया, तो आप समझते हैं। कह रहा है कोई एक हमने लिक्विड लिया, हमने पानी लिया, ठीक है, पानी ही समझते हैं। पानी को हमने फ्रिज में रख दिया। अगर हम फ्रिज का टेम्परेचर 0 नहीं रखेंगे तो जमेगा नहीं। जैसे आप देखते हो फ्रिज में एक फ्रीजर होता है, भीतर छोटा सा होता है, उसके अंदर बर्फ़ की आप लोग डिब्बी लगा देते हो, रख देते हो, वो जम जाती है। जबकि बोतल का पानी उतना बर्फ़ नहीं बनता है, वो सॉलिड बर्फ़ बन जाता है। तो जो बर्फ़ है, पानी का बर्फ़ बनना है, लिक्विड है पानी, तरल है, द्रव है, उस द्रव का ठोस में बदलने के लिए उसका टेम्परेचर चाहिए ना। आप 10 सेंटीग्रेड पर रखेंगे तो ठंडा तो होगा, लेकिन बर्फ़ नहीं बनेगा। बर्फ़ बनने के लिए आपको 0 डिग्री पर ले ही जाना पड़ेगा। तो पानी का जो हिमांक बिंदु होता है, जो जमने वाला होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री। बॉइलिंग मतलब उबलना, किसी चीज़ को उबाल दो, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। किसी चीज़ को जमा दो, वो हिमांक हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। समझ रहे हो कि नहीं? इसका परिभाषा लिखिए। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना हिमन कहलाता है या हिमांक कहलाता है। किसी भी पदार्थ का एक निश्चित तापमान पर, किसी भी पदार्थ का एक निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदलना उस पदार्थ का हिमांक कहलाता है। और जिस तापमान पर यह बदलता है उस तापमान को हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक बिंदु कहते हैं। भैया केमिस्ट्री है, समझ में आ रही कि नहीं? लिखा कम है, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा, और समझो इसको। फ्लो में जाओ बाबू, फ्लो में। बायोलॉजी ना है, ये मेरा सब्जेक्ट है और मैं अपने सब्जेक्ट का राजा कह सकते हो आप। राजा नहीं, मुझे अपने सब्जेक्ट का देखो, हमेशा याद रखो, आपको बुद्धिमान बनना है। ये आपका मेरा सब्जेक्ट है साइंस। इस साइंस में मुझे इतना आता है, ये जो दूसरा बिंदु बनाए हैं देखो दूसरे कलर से, बस मैं इतना सवाल रखूँ, मुझे इस साइंस में इतना आता है और शेष नहीं आता है। मैं इतना ही हूँ, उतना ही आपको पढ़ाता हूँ। तो अपने ज्ञान पर कभी घमंड ना करें। अहंकार जितना दूर रखेंगे आपकी सफलता उतने पास आएगी। हमेशा नम्र रहिए, विनम्र रहिए। और अब मुझे लगता है कि मुझे विदा लेनी चाहिए, क्योंकि अभी वाष्पन है आपका बहुत सा, वाष्पीकरण है, बहुत चलेगा, संगणन है। तो हमें लगता है कि अब हम शेष क्लास कल नहीं, थोड़ा चलिए वाष्पन और देख लेते हैं, क्योंकि क्लास हमें लगता है अभी हुई नहीं होगी 20 मिनट की। चलिए वाष्पन देख लेते हैं, इसके बाद क्लास ख़त्म करते हैं। वाष्पन क्या होता है? इवेपोरेशन। वाष्पन क्या होता है? इवेपोरेशन अंग्रेजी है। किसी पदार्थ का द्रव अवस्था का गैस अवस्था में परिवर्तन होना वाष्पन कहलाता है। कोई पदार्थ है वो द्रव अवस्था में, हम पानी से ही सारा उदाहरण लेंगे क्योंकि पानी 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव, गैस। तो किसी पदार्थ का द्रव अवस्था में है और द्रव अवस्था से काय में बदल गया, गैस में बदल गया, वाष्पन कहलाता है। जल का वाष्प बनना। जैसे कि आप फिर कहोगे गुरुजी पानी को उबालो, उबालोगे तो जहाँ उबलने लगे वो बॉइलिंग पॉइंट हो, उबल के भाप बन के उड़ने लगा, वो वाष्पन बिंदु है। चलो पढ़ते हैं वाष्पीकरण क्या होता है। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वश में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को, क्वथनांक से कम तापमान है, 100 पे बॉइलिंग हुआ था, 100 से कम की अवस्था, जैसे कपड़ों का सूखना, कपड़े आपके जल जाएंगे अगर पानी 100 पे हो जाएगा, कपड़ों का सूखना। तो जो वाष्पीकरण होता है ना, वो क्वथनांक से थोड़ा कम, 100 डिग्री क्वथनांक है अपना पानी का, 100 से 90 पर रहा पानी। देखो आप देखते हो जब पानी को गर्म करते हो तो धीरे 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 भाप बनने लगती है, भाप बन रही, 100 नहीं होता है। उबलना जानते हो ना? उबलना आपको, उसमें उबलते समय क्या कहते हैं उसको, अरे भोजपुरी में क्या बोलेंगे यार,
बुलबुले टाइप के बनते हैं। चलो भोजपुरी शब्द ना आ रहा है, भोजपुरी क्या कहते हैं, बुलबुले से बनते हैं। जब पानी को उबालो, कभी उबाल के देखना, पहले आप अभी आज ही पानी रखना, एक 100-125 ग्राम पानी लेना, उसको रखना, पहले गर्म करना तो गैस बनेगा, और थोड़ी देर और रखे रहना, और रख, फिर उबलेगा। ज़्यादा देर मत रखना, गैस जलाओगे ज़्यादा तो मम्मी तुम्हें करछुरी से मारेगी फिर अच्छे से। चलिए, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव का, ठीक है, बस नहीं लिखना भैया, वाष्प लिखना है। द्रव का वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। भाई क्या करें, टाइपिंग करते समय वाष्पीकरण लिखा होगा, बस लिख गया। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया, मतलब ये तल पर होती है, सतही सरफेस पर होती है पानी के, ठीक है। सतही क्षेत्रफल के बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। अब गुरुजी कहोगे कैसे, आप तो ये समझो कि जो जितना चौड़ा लंबा होगा उसमें वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा। समझो कैसे, जैसे कि आप सपोज अपनी शर्ट डाल दिए सूखने के लिए, और वहीं पे एक लंबी साड़ी डाल दीजिए सूखने के लिए। पहले कौन सूखेगा? साड़ी। क्यों? साड़ी का जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, क्षेत्रफल ज़्यादा है तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। शर्ट साड़ी की अपेक्षा छोटी है तो उसका वाष्पीकरण कम होगा। तो जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा उसका वाष्पीकरण उतना ज़्यादा ही होगा। आप देखते हो बड़ा बड़ा मैदान सूख जाता है, और कहीं छोटा सा गड्ढा टाइप का होता है, वहाँ पानी बना ही रहता है, नहीं सूखता। चलिए, अब जब आए हैं वाष्पीकरण तो ये पॉइंट भी पढ़ेंगे। तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गति ऊर्जा मिलती है जिससे वाष्पीकृत हो जाए। भाई तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण मतलब हवा में उड़ जाना, बाष्प बन के उड़ना, बाष्प बन के उड़ना। तो तापमान बढ़ाया हमने, सूर्य की रोशनी ज़्यादा, गर्मियों में देखते हो वाष्पीकरण भयानक होता है। आप मोटे से मोटा पैंट, कोई भी कपड़ा धोइए, सुबह 7 बजे धो के टांग दीजिए, 9 बजे सूख जाएगा। ज़रा सर्दियों में करना, 7 बजे धो के टांगोगे, शाम तक ना सूखेगा, और बरसात में गम खाएगा और बदबू करने लगेगा, अगले दिन भी नहीं सूखा। क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, सूर्य का ताप होता नहीं है, हल्की नमी रहती है तो देर से सूखता है। और जबकि वर्षा के दिनों में क्या होता है, ऑलरेडी अभी मॉइस्चराइजर है, नमी है बाय ताप में। आप अभी छत वगैरह पे जाएंगे, जैसे वर्षा हुई होगी, वहाँ पे कोई भी चटाई वगैरह बिछा के बैठेंगे तो नीचे से पानी हो जाएगा, गीला सा कर देते। क्यों? क्योंकि इतना आर्द्रता है, इतनी नमी है मौसम में। चलिए, वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होता है, ठीक है। आर्द्रता की कमी में वाष्पीकरण की दर बढ़ा देती है। वायु की गति में वृद्धि के साथ साथ जल वाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। ये 3 पॉइंट हम कल समझाएंगे क्योंकि क्लास लंबी हो रही है अब, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। ये 3 पॉइंट हम कल समझाएंगे, संगणन पर बात करेंगे। बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए, आप अच्छे से पेपर दीजिएगा, कोशिश करेंगे कल आपसे मिलने की। नहीं मिलते हैं फिर भी आप अच्छे से पेपर दीजिए। थैंक यू सो मच।